Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. तो जो ये वाली वीडियो है इसमें हम यूनिट 4 का सेकंड पार्ट कवर करेंगे जिसमें हमारे पास जो टॉपिक्स बचे हैं वो रिमेनिंग 4 बचे हैं। तो पिछली वीडियो में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज हमने मीन्स एंड एंड्स का डिस्कस किया था और जो आउटरीच एक्टिविटीज है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिबेट एंड डायलॉग के बारे में, कल्चर एंड शेयर्ड वैल्यूज के बारे में और ये क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग एथिकल कल्चर के बारे में। तो इस वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे और ये टॉपिक हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर हो गए थे, तो आप वो देख लेना। एंड बिफोर प्रोसीडिंग I would like to request you to just hit the like button and subscribe button, then we'll move forward. चलो आपने आई होप कर लिया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डिबेट एंड डायलॉग। तो डिबेट एंड डायलॉग क्या है? हमारे टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एज यू गेस दैट राइट। देयर आर ओनली टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट इज फॉर्मल, सेकंड इज इनफॉर्मल। तो डिबेट क्या है? डिबेट फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है और जो हम डायलॉग पढ़ेंगे वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। डिबेट क्या होता है वो आपको पता है, जिसमें दो ग्रुप्स एक टॉपिक पे, एक कोई फॉर पे बोल रहा होता है, एक अगेंस्ट पे बोल रहा होता है। दोनों को अपनी आर्ग्यूमेंट इस तरीके से रखनी होती है कि एंड में एक पर्सन विनर होता है, या तो फॉर वाला विनर होता है या अगेंस्ट वाला विनर होता है। तो वही लिखा है इंग्लिश में हमने। तो जो डिबेट होता है वो क्या होता है? एक फॉर्मल स्ट्रक्चर डिसीजन होता है, इसमें दो या मोर इंडिविजुअल या एक टीम क्या करती है, वो ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट देती है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। पर्टिकुलर टॉपिक पे वो आर्ग्यूमेंट्स देती हैं, तो वो हो गया डिबेट। और डिबेट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें इसमें जजेस को कन्विंस करना होता है कि वो एक साइड को अग्री करें। जैसे मैंने आपको बताया, या तो फॉर को अग्री करें या अगेंस्ट। जिस साइड को अग्री करता है जज, वो साइड हमारी डिबेट को जीत जाती है, ठीक है। डिबेट का ये हो गया। डायलॉग क्या होता है? ठीक है, तो हमारा जो डायलॉग होता है वो एक इनफॉर्मल ओपन एंडेड कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। ये जैसे डिबेट हमारा फॉर्मल होता है, सब कुछ इसमें वो जीतने की, उसे कहते हैं। डायलॉग क्या होता है? डायलॉग हमारा एक इनफॉर्मल ओपन एंडेड कन्वर्सेशन होती है जिसमें जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, जिसमें जो फॉर का ग्रुप, इसमें कुछ फॉर अगेंस्ट नहीं होता, इसमें हम सब लोग एक ऐसी किसी बात पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है। डिस्कशन कर रहे होते हैं और अपने अपने पर्सपेक्टिव को एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है इंडिया आज जीतेगी, कोई कह रहा है हारेगी, तो ये बस हम ऐसे ही वो कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो हो गया डायलॉग। तो जो डिबेट का गोल होता है वो क्या होता है? सॉरी, जो गोल होता है अपना डायलॉग का, मैंने यहाँ पे गलत वर्ड लिख दिया है, ठीक है। जो गोल होता है हमारा डायलॉग का वो क्या होता है? एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। डायलॉग से क्या होता है? डिस्कशन से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों एक पॉइंट पे अग्री करते हैं, ठीक है। वेराज जो अपना डिबेट का गोल होता है वो डिफरेंट होता है। डिबेट का गोल होता है कि इसमें वो जो भी पर्सन आर्ग्यूमेंट जीतता है उनका मेन फोकस बस आर्ग्यूमेंट पे होता है, और इस पे डायलॉग में हमारा जो मेन पर्पस होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है, ठीक है। वाइल जो डिबेट और डिस्कशन जो होती है हमारी, उनके अलग अलग पर्पसेस होते हैं और दोनों को हम, और डिबेट एंड डायलॉग दोनों बहुत यूजफुल होते हैं हमारे लिए इन एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज। जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं, उनके बारे में हम पॉन्डर कर पाते हैं, ठीक है। तो डिबेट्स एंड डायलॉग्स की मदद से ही हमें नए नए टॉपिक्स के बारे में आइडिया लगता है। हम नए नए टॉपिक्स को पढ़ते हैं जब हमारे ये कॉम्पिटिशन वगैरह होता है, जब हमें किसी से पता लगता है, जैसे डायलॉग वगैरह मतलब डिस्कशन करते हैं, तब हमारा जो माइंडसेट होता है रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज वो बहुत डाइवर्सिफाई होता है। हम अलग अलग एंगल से चीजों को देखते हैं। जो डिबेट होती है आपकी वो क्या होती है? आपकी हेल्पफुल होती है फॉर क्लैरिफाइंग डिफरेंट एंड आइडेंटिफाइंग एरियाज। मतलब जो डिबेट्स वगैरह होती हैं वो तुम्हारी हेल्पफुल होती हैं डिफरेंसेस को क्लैरिफाई करने में और अग्रीमेंट का वो एरिया आइडेंटिफाई करने में, कि इसमें हमारा जो 4 पॉइंट है वो ज्यादा ताकतवर है या वो ज्यादा पावरफुल है या अगेंस्ट वाला पॉइंट ज्यादा पावरफुल है। फिर जो डायलॉग्स होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं? वो डीप अंडरस्टैंडिंग में फोकस करते हैं और एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट और रिलेशनशिप बनाने का उनका मेजर फोकस होता है, ठीक है। वो इसी के साथ हमारा वो वाला टॉपिक तो खत्म। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, वेट, हाँ, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? कल्चर एज शेयर्ड वैल्यू, ठीक है। कल्चर एज शेयर्ड वैल्यू मतलब कि कल्चर क्या होता है? कल्चर हमारा वो चीज होती है जिसमें हम अपने एक दूसरे के अपने बिलीव्स को शेयर करते हैं। हम सब क्या करते हैं? अपने बिलीव्स को शेयर करते हैं, वैल्यूज को शेयर करते हैं, बिहेवियर, कस्टम,
इन सब चीजों को अदला बदली करते हैं ना, जैसे सबके कल्चर अलग अलग है, किसी का कोई हिंदू कल्चर अपना रहा है तो कोई फॉरेन वो मान लो मुस्लिम कल्चर अपना रहे, तो सबके कल्चर अलग अलग है। तो यही जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, इसी से क्या बन रही है, सोसाइटी बन रही है। ठीक है, सबके अलग अलग माइंडसेट है, सबके अलग अलग भगवान है। ठीक है, ये कल्चर क्या है, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो शेप कर देता है द वे इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, ये इट शेप्स द वे द इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरैक्ट विद ईच अदर। वैल्यूज क्या होती हैं, वैल्यूज हमारी क्या होती है, बिलीव्स। वैल्यूज क्या होती है हमारे, जो भी हमारे माइंडसेट में चीजें पहले चल रही हैं, वैल्यूज क्या होते हैं, बिलीव्स और प्रिंसिपल जो एक इंडिविजुअल और ग्रुप एक हेल्ड एज इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल। ठीक है, वैल्यूज क्या होती है हमारी, वैल्यूज हमारे बिलीव्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो इंडिविजुअल और ग्रुप जो होता है हमारा, वो उसको मीनिंगफुल होल्ड करके रखता है। तो जो शेयर्ड वैल्यूज जो होती है हमारी, वो क्या होती है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कल्चर का। जो शेयर्ड वैल्यूज होती है, मतलब जिसमें हम वैल्यूज को शेयर करते हैं, मतलब आपको दूसरे कल्चर और सोसाइटी से कुछ सीखने को मिल रहा है, मतलब आप दोनों एक दूसरे से बात बात कर रहे हो, वैल्यूज एक्सचेंज कर रहे हो, तुम अपने चीज बिलीव्स के बारे में बता रहे हो, दूसरा पर्सन अपने बिलीव्स के बारे में बता रहा है, अपने इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है, तो वो गया शेयर वैल्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कल्चर, हमारा कल्चर में, क्योंकि ये हमें कॉमनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब जैसे अगर आप कल्चर वगैरह दे रहे हो तो वो कहेगा कि ये हमारे में कॉमन है, तुम बोलोगे हमारे में कॉमन है, तो एक सेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस तुम्हें महसूस होता है जब आप शेयर्ड वैल्यूज का कंसेप्ट अपनाते हो। तो शेयर्ड वैल्यूज जो होती है हमारी, वो मैनिफेस्ट करती है इन अ वेराइटी ऑफ वेज। ठीक है, जो शेयर वैल्यूज होती हैं वो मैनिफेस्ट करती है वेराइटी ऑफ वेज को, जैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी अफेक्ट करती है, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन। फॉर एग्जांपल कि एक फैमिली की शेयर्ड वैल्यू क्या होगी, एक फैमिली की शेयर्ड वैल्यू क्या होगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली मेंबर है, वो मतलब तुम सब फैमिली मेंबर्स हो, मान लो 10-12 कजन वगैरह हो, तुम सब फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो, तुम क्या करोगे वहाँ, उन सब चीजों से जो तुम्हारी शेयर्ड वैल्यूज होगी अमंग फैमिलीज, वो काफी ज्यादा डेवलप होगी। ठीक है, ऑल्सो इन टूडेज ग्लोबल वर्ल्ड, अब हम आज के ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें भी देर आर मेनी डिफरेंट कल्चर। आजकल आपको पता ही होगा अलग अलग टाइप के कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द कल्चर्स तो वैसे भी हैं जिसके बारे में हमें अभी तक पता भी नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है रिकॉग्नाइज करना और रिस्पेक्ट करना डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है हम रिकॉग्नाइज करें और जो दूसरे कल्चर्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट दें, अपने कल्चर के ऊपर मतलब ज्यादा ही अपने कल्चर के ऊपर फोकस ना करके दूसरे कल्चर के बारे में भी सोचें। ऐसा हम कुछ ना बोलें जिससे दूसरे के कल्चर को हर्ट हो रहा हो, दूसरे के रिस्पेक्ट को हर्ट हो रहा हो। ठीक है, ठीक है, उससे और तुम्हें क्या करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कल्चर में, और तुम्हें दूसरों के रिलीजन या जो भी चीज हो गई और बिलीफ से कॉमनैलिटी लानी चाहिए, उससे एक सेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब बाय रिकॉग्नाइजिंग कल्चर एज अ शेयर्ड सेट ऑफ वैल्यू, अगर तुम कल्चर को रिकॉग्नाइज करते हो और उसे एक्सेप्ट करते हो एज अ शेयर्ड सेट ऑफ वैल्यू, तो तुम एम्पथाइज कर पाओगे दूसरों के पर्सपेक्टिव से, तुम जो भी वो फील कर रहे हैं उसको तुम भी अंडरस्टैंड कर पाओगे और सोचोगे कि भाई ये इस टाइप का फेस कर रहा है, मेरे साथ होता तो क्या होता। तुम उस केस में उसको कभी भी उसके सेंटिमेंट्स को कभी हर्ट चाहकर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, विच विल हेल्प अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद कम्युनिटी, राइट। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। So the last topic of the last unit is creating and sustaining ethical culture, the role of philosophy, religion, literature, theater, cinema, music, media। तो जो क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग एथिकल कल्चर को के लिए रिक्वायर होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट, जैसे फिलोसफी, रिलीजियन, लिटरेचर, थिएटर, इन सब की हमें इन्वॉल्वमेंट होती है एक एथिकल कल्चर को सस्टेन करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो जो ये जो चीजें होती हैं जैसे मूवीज वगैरह हो गई, वो बुक्स हो गई, म्यूजिक हो गई, ये सब हमारा जो वैल्यूज होती हैं, हमारी बिलीव्स होती हैं, एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स एथिकल बिहेवियर, उसको बहुत ज्यादा लाइक अफेक्ट करता है। इट कुड अफेक्ट इट इन पॉजिटिव वे एंड और आइदर इट कैन अफेक्ट इट इन नेगेटिव वे, तो किसी भी वे में ये अफेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सारे, फिलोसफी, मूवी, थिएटर, म्यूजिक, ये सब हमारा बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग, इन मैनिपुलेटिंग, या मैनिपुलेटिंग ना कहें तो इन शेपिंग द वैल्यूज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ एथिकल बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी।
ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फिलोसफी कैसे क्या रोल प्ले करता है इन चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ सोसाइटी। तो जो फिलोसफी होती है हमारी, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन शेपिंग एथिकल कल्चर बाय प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एथिकल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो फिलोसफी होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में, जिससे हम एथिकल प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस को कर सकें। तो जो फिलोसफिकल इंक्वायरी होती है उसके लिए हमें इंडिविजुअल्स की मदद चाहिए होती है टू फाइंड एथिकल सॉल्यूशन टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, और सेकेंड वन इज रिलीजियन। तो जो रिलीजियन होता है वो भी एक रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग एथिकल कल्चर। क्योंकि जो रिलीजियन होता है हमारा, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो क्या करते हैं, हमें वो एक हमें मॉरल गाइडलाइंस देते हैं कि हमें इन चीजों को फॉलो करना चाहिए और हमारा एक एथिकल बिहेवियर डिटरमाइन करते हैं। आपने देखा होगा काफी लोग जो होते हैं वो अपने ग्रंथ के हिसाब से कहते हैं, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है वो कहते हैं इसमें तो हमारे पर्टिकुलर XYZ ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है तो हमारे लिए सही है। तो जो ग्रंथ होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग द बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, रिलीजियन का हो गया। तो जो रिलीजियस ट्रेडिशन होता है वो ऑफन रिफ्लेक्ट करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस, जो हम विच कैन प्रमोट एथिकल बिहेवियर एंड सोशल एंड और पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो रिलीजियस ट्रेडिशन होते हैं वो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एथिकल बिहेवियर को, जितने भी तुम धार्मिक ग्रंथ तो उठा के देख लो, वो सब क्या करेंगे, हमारा जो मॉरल बिहेवियर है, एथिकल बिहेवियर है, उसको प्रमोट करेंगे, उसको बेटर बनाएंगे। ठीक है, ये रिलीजियस वाला भी हो गया। अब लिटरेचर, थिएटर, सिनेमा एंड म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, इनफैक्ट ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आफ्टर रिलीजन रोल प्ले करते हैं इन प्रोवाइडिंग एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। क्योंकि मूवीज वगैरह से आपका जो माइंड होता है, माइंड सेट होता है, एटीट्यूड होता है, बहुत ज्यादा चेंज होता है, ड्रास्टिक चेंज आता है। जब भी आप ऑब्जर्व करना, कोई अच्छी मूवी देख लेते हो तो आपके दिमाग में उस टाइप की चीजें लगती हैं कि भाई ये चीज सही है, ये बंदा सही काम कर रहा है, इवन दो देयर इज नो गारंटी कि वो बंदा एक्चुअल में सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो लिटरेचर क्या करता है हमारा, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एथिकल कल्चर बाय प्रोवाइडिंग एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो जो आर्टिस्टिक फॉर्म्स होती हैं ये हेल्प करती है इंडिविजुअल को या एज अ ग्रुप को टू डेवलप अ ग्रेटर अप्रिसिएशन फॉर डेवलप डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, आर्टिस्टिक फॉर्म्स जो होती हैं तुम्हारी, वो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स को हेल्प करती है या ग्रेटर अप्रिशिएट करती है फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड एक्सपेक्टेशन। अब बचता है रोल मीडिया का। तो जो मीडिया होती है वो भी एक क्रूशियल रोल, ये भी बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है इन शेपिंग द ओपिनियन एंड इन्फ्लुएंसिंग ऑफ सोशल नॉर्म्स। मीडिया जो है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रोल, कोई कैसे भी रोल प्ले कर सकती है। जो मीडिया है, अगर एग्जांपल लें तो मीडिया जो है पॉजिटिव रोल कैसे प्ले कर सकती है, बाय प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर बाय हाईलाइटिंग द एग्जांपल ऑफ एथिकल लीडरशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाइल जो मीडिया है वो एक एज अ like they show us the true picture of something which is going bad in the society. For example, media can also play a role in holding individuals and institutions accountable for unethical behavior. ठीक है, इसके साथ साथ हमारे खत्म हो गए, लास्ट रोल था ये मीडिया का। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। तो ये बस मैं बता देता हूँ, इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड सस्टेन, अच्छा ये वही कह रहे हैं कि एथिकल कल्चर को सस्टेन करने के लिए जरूरी होता है ये कि हमारा एक ऑनगोइंग डायलॉग्स हो अबाउट एथिकल वैल्यूज, जो इन्वॉल्व करते, जो हेल्प करते हैं हमें एथिकल एजुकेशन को प्रमोट करने में, ट्रेनिंग देने में, एक ओपन एंडेड कम्युनिकेशन। तो ये सब करके व्हाट डू यू डू इज कि यू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन दिस सोसाइटी। तो आप एक बेटर सोसाइटी क्रिएट करते हो ये सब छोटे छोटे एथिकल स्टेप्स लेने से। तो इसी के साथ साथ हमारा जो यूनिट 4 है वो खत्म होता है, एंड यूनिट 4 के साथ साथ हमारा पूरा एथिक्स एंड कल्चर खत्म होता है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो एंड शेयर दिस प्लेलिस्ट विच आई हैव डिजाइंड फॉर यू ऑल विद योर कॉलेज फ्रेंड्स जिनके पास भी एथिक्स एंड कल्चर है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने पहले ही बोल दिया था सब्सक्राइब कर लेना, अब आप कर लेते हो, तो अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है दोबारा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगैन। बाय बाय, टेक केयर।